तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी के क्लास में अभी तक हम लोग ज्योग्राफी का जो शॉर्ट रिवीजन हम लोग कर रहे हैं, उसमें हम लोगों ने ज्योग्राफी को बेसिक से देखा था। क्योंकि बहुत डिटेलिंग तो नहीं हो सकती है, ये गेस क्वेश्चन की तरह हम लोग पढ़ रहे थे। जैसे और भी पटना के बहुत सारे सर लोग हैं जो गेस क्वेश्चन दिए थे बिहार दरोगा में, 500 क्वेश्चन, 800 क्वेश्चन, कई को लोग बुकलेट भी दे दिए थे। वैसे ही हम लोग भी एक गेस क्वेश्चन की तरह लिख रहे थे। भाई बिहार एसएससी का एग्जाम है, एडीओ का एग्जाम है या एसएससी जीडी का एग्जाम है, तो उसमें गेस क्वेश्चन क्या हो सकता है, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इसको याद करने का प्रयास किया है। तो हम लोगों ने शुरू से बहुत सारी बातें पढ़ी हैं, जैसा कि आप लोगों को भी याद होगा कि सौर मंडल जो हम लोगों का है, सौर मंडल में 99% सूर्य का मास है, वो प्राइम मेंबर है। सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह बुध है, सबसे दूर का कौन है? नेपच्यून है। उसमें कई ग्रह हैं जो अलग अलग कलर के हैं, बहुत सारे ग्रह हैं जो अपने अक्ष पे झुके हुए हैं, बहुत सारे ऐसे ग्रह हैं जो कि पृथ्वी की तरह समान है। किसी को इंटरनल बोलते हैं, किसी को एक्सटर्नल बोलते हैं। कोई तारा मंडल का नाम जो सबसे बड़ा है, हमारी अपनी गैलेक्सी है। सूर्य भी किसी का परिक्रमा करता है अपनी, ऐसा एक कल्पना किया गया, थियरी है, कल्पना क्या थियरी है, जिसको हम लोग मानते हैं कि बिग बैंग थियरी के बेस पे जब ब्रह्मांड के सारे कण एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, तो किस गति से अलग हो रहे हैं या किस गति से दूर हो रहे हैं। तो प्रति सेकेंड 1 लाइट ईयर, मतलब प्रकाश की गति से, प्रकाश की गति का मतलब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी ब्रह्मांड के सारे पिंड एक दूसरे से 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सब सारी बातें हम लोगों ने पढ़ी हुई है। आज की क्लास के अंदर हम लोग फिर ये भी देखे थे कि बहुत सारे ऐसे झील हैं, बहुत सारे माउंटेन है, बहुत सारे ग्रासलैंड है, बहुत सारे डिजर्ट हैं, उनकी क्या क्या उपलब्धि है, कैसे कैसे वो हैं, कहाँ कहाँ है, सबसे बड़ा कौन है, छोटा कौन है। आज हम लोग एयर मंडल के ऊपर बात करने वाले हैं। तो हम लोगों का जो एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत सारे अलग अलग गैस हैं। कुछ गैस हल्की हैं, कुछ गैस हल्की हैं, कुछ गैसेज भारी हैं। हाँ ठीक है। तो मैंने कहा कि ये लाइटें ना चमक रही है, कोई बात नहीं है। आप जानते हैं कि हम लोग जो है मून के लाइट में पढ़ने वाले लोगों के वंशज हैं। फिर ये लाइट क्या है? कई लोग तो जो है गर्मी के दिनों में जुगनू जो चमकते हैं रात में, उनके लाइट में भी, मतलब ऐसी कहानियां हैं। तो फिर ये कोई बात नहीं है। तो हमने कहा कि हम लोगों के अपने एयर मंडल में, आप जानते हैं कि जब पृथ्वी का निर्माण नहीं हुआ था, जब सोलर सिस्टम बन रहा था, तो उस समय हम लोगों का कार्बन डाइऑक्साइड ही काफी ज्यादा मात्रा में था, ऑक्सीजन काफी कम था। लेकिन बाद में कार्बन डाइऑक्साइड कम होने लगा और फिर ऑक्सीजन की संख्या बढ़ने लगा। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है। आप जानते हैं कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो वायुमंडल में जितनी गैसें हैं सारी सांस के माध्यम से लोग लेते हैं, और फिर उसमें से कुछ गैस अपने यूज में रखते हैं, बाकी को वैसे ही हम लोग बाहर कर देते हैं। तो वायुमंडल अनेक गैसों का मिश्रण है। इसमें 78% भाग किसका है? नाइट्रोजन का। पूछता है कि अपने एयर मंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस है? तो नाइट्रोजन है। और उसके बाद हम लोगों का जो वायुमंडल है पृथ्वी से 64 किलोमीटर तक फैली हुई है। फिर जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं अपने एयर मंडल में वायु का जो घनत्व है, डेंसिटी है, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। एक समय तो ऐसा भी आता है कि जब अपने एयर मंडल में जो वायु है उनका डेंसिटी इतना ज्यादा कम हो जाता है कि उसका हीट 1300 डिग्री सेंटीग्रेड होने के बावजूद भी फील नहीं होता है, वहां पे ठंडा फील होता है। क्योंकि यहाँ पे एक गैस का अणु है, एक यहाँ पे है, उसके बीच में से कोई गुजरेगा तो उसको हीट का अनुभव ही नहीं होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि हीट को चलने के लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए। अगर कोई माध्यम नहीं है तो हीट नहीं चलेगा, उसको कोई ना कोई कैरी करने वाला चाहिए ना।
तो यहाँ पे हम लोगों का लिखा हुआ है, ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिसको में ये ऊपर जितना लिखा गया है उसमें से केवल ये याद करने का है कि नाइट्रोजन कितना परसेंट है, 78। ऑक्सीजन कितना परसेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, हालांकि धीरे धीरे 0.04 होने लगा। एक समय में ऑक्सीजन से यही ज्यादा था, फिर बाद में धीरे धीरे ऑक्सीजन हम लोगों का संख्या बढ़ते गया। फिर इसमें से कुछ भारी गैस हैं, कुछ हल्के गैस हैं, कुछ अक्रिय हैं, कुछ सक्रिय हैं। अपने वायुमंडल का जो सबसे निचला परत है एटमॉस्फेयर का, उसको हम लोग बोलते हैं क्षोभ मंडल। ये क्षोभ मंडल लिखा गया है, ये क्षोभ मंडल है, ट्रोपोस्फेयर, यह सबसे नीचे है और विषुवत रेखा पे इसकी हाइट काफी कम है और ध्रुव पे, विषुवत रेखा पे सबसे ज्यादा है, ध्रुव पे कम है। और यहाँ पे लिखा हुआ है जिसकी ऊंचाई विषुवत रेखा पे 18 किलोमीटर। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप जानते हैं कि जो अर्थ है हम लोगों की, जो अर्थ है हम लोगों की वह कुछ ऐसे है और उसमें हम लोग ये जानते हैं कि ये हम लोगों का क्या है, विषुवत रेखा, इसको क्या बोलते हैं, पोल है। और मान लीजिए ये हम लोगों का एयर मंडल है, तो यहां से देखेंगे तो ये दूरी कम होगा, लेकिन यहां से देखेंगे तो ये दूरी ज्यादा होगा। तो इसीलिए विषुवत रेखा पे दूरी ज्यादा होता है और ध्रुव से हम लोगों का दूरी कम होता है। हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस ये याद रखना है कि जो क्षोभ मंडल है उसकी हाइट जो 12 से 18 किलोमीटर है। हम लोगों का जितना भी मौसम संबंधी घटना होता है, चाहे बादल हो, आंधी हो, तूफान हो, सब किस में नजर आएंगे, क्षोभ मंडल में। तो वायुमंडल में बेसिकली हमसे क्या पूछा जाता है, तो ये पूछा जाता है एक तो कि अपने मंडल की हाइट कितनी है, दूसरी कौन से मंडल में कौन सा काम होता है। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे मंडल हैं जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण को, अल्ट्रावायलेट रे को बाहर कर देती हैं, तो ये कौन सा काम करेगा। आप ये भी जानते हैं कि हम लोगों का बारिश होता है, तो बारिश कौन से मंडल में होगा। आप ये भी जानते हैं कि हम लोगों का हवाई जहाज उड़ता है, तो हवाई जहाज कौन से मंडल में उड़ता है। ये सब छोटे छोटे बात है जो अपने एयर मंडल में हम लोगों से पूछे जाते हैं। तो जो क्षोभ मंडल है इसमें हम लोगों का क्या होता है, तो ऋतु और मौसम संबंधी जितना भी घटना है, बादल है, आंधी है, वर्षा है, सारा का सारा इसी मंडल में होगा। ठीक है। उसके बाद हम लोगों के पास समताप मंडल है जिसमें टेम्परेचर बिल्कुल बराबर होगा, हवा का दाब बिल्कुल बराबर होगा और अपने एरोप्लेन का उड़ने का सबसे बेहतरीन जगह यही समताप मंडल होता है। ठीक है। यह परत 50 किलोमीटर तक ऊपर होता है, इसके निचले भाग 20 किलोमीटर की ऊंचाई से तापमान में कोई प्रयोग होता है, इसमें समताप मंडल, मतलब इसमें टेम्परेचर का कोई चेंजिंग नहीं होता। लिखा हुआ है सामान्यतः समताप मंडल में बादल नहीं पाए जाते हैं, परंतु कभी कभी जलवाष्प उसके ऊपर जा सकता है। इसके ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई पे तापमान में वृद्धि होती है, यानी जो हम लोगों का नीचे वाला मंडल है उसमें टेम्परेचर वेरी करता है, समताप मंडल में कोई वेरिएशन नहीं है। उसके जब ऊपर जाएंगे तो फिर से हम लोगों का थोड़ा सा चेंजिंग होगा। लिखा हुआ है इसके ऊपर 50 किलोमीटर को ऊंचाई तक तापमान में वृद्धि होती है, जिसका कारण वहां उपस्थित ओजोन है। और ओजोन क्या करता है, सूर्य की पराबैंगनी किरण का अवशोषण करता है, इसकी वजह से इसको ओजोन मंडल भी हम लोग बोलते हैं। समताप मंडल में और भी है कि ओजोन परत का क्षरण, आप जानते हैं कि हम लोग डे बाय डे अपने अलग अलग मैगजीन में निकालते रहते हैं कि भाई हम लोगों का वायुमंडल गर्म हो रहा है। क्यों गर्म हो रहा है, तो हमारा जो ओजोन परत है वो क्षय हो रहा है, वो एक छत्ते की तरह काम करता है। क्षय किस कारण होता है, CFC, ये ए नहीं है, CFC एक गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो अपने ये जो गैस है वो अपने AC में लगे होते हैं, फ्रिज में लगे होते हैं, उसकी वजह से हम लोगों का जितना ज्यादा इन लोगों का इस्तेमाल होगा वो गैसें उतनी ज्यादा निकलेंगी और ओजोन परत उतना ही ज्यादा हम लोगों का खराब होगा। ये हम लोगों का जिम्मेवारी है कि आने वाली पीढ़ी के लिए हम लोग बिल्कुल सुरक्षित वातावरण दें, लेकिन ये बात हम में से हर कोई सोचता है, जानता है, लेकिन कभी हम लोग उसके पीछे करते नहीं है। जैसे आप लोग भी हैं, मतलब बेसिकली सभी लोग हैं। दिल्ली में पानी की भी कीमत है कि आपको 200 लीटर 300 लीटर फ्री में मिलेगा, फिर पैसा देना पड़ेगा। पटना में फ्री नहीं है, मतलब फ्री है, गांव में भी फ्री है। तो आप बचपन में पढ़े हैं कि पानी को दूषित नहीं करना है, लेकिन आज भी देखते हैं कि गांव में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी उसका मिसयूज कर रहे हैं। हम लोग भी अपने नल से अगर फ्री में पानी आ रहा है नहाने वाला,
तो हम लोग कई लोग बर्तन धोते समय ऐसी बातें हैं, हम लोग को लगता है कि हम एक बर्तन धो लेंगे तो क्या हो जाएगा, या पानी ज्यादा ही गिरा लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 बाल्टी की जगह पे 5 ही बाल्टी से नहा लेंगे तो क्या हो जाएगा। हालांकि ठंडा में तो नहीं होता है, बचत होती। गर्मी में जो है इसने नहीं सोचते हैं हम लोग कि मतलब कई बाल्टी पानी अपना नहा लिए। तो ये सब बातें छोटी छोटी हैं। रेगिस्तान में नहाने के लिए लोग खाट पे बैठता है। खाट को मतलब समझते हैं, जिसमें पानी या कुछ भी ऊपर से डालेंगे तो नीचे चला जाएगा। तो वो लोग पहले नहाने के लिए खाट पे बैठता है, नहा लिया, पानी नीचे स्टोर हो गया टैब में, उस पानी को लिया, अपने पशु को ले आके धो लिया। वो भी नहीं खराब करना है, उसके नीचे जो गिर रहा है उसको वापस रखना है, और जो वेजिटेबल हम लोग रखे हुए रोपे हुए उसमें ले आके उसको ड्रॉप करना है। तो समझिए कि 2 बाल्टी पानी 3 आदमी के काम में आ गया। हम लोगों का क्या है, आराम से नहाना है, टंकी में पानी नहीं है तो मकान मालिक को 2 गाली भी देना है कि पैसा ले लेता है, पानी नहीं रखता है। मतलब ये हम लोगों को चाहिए हर पॉइंट के ऊपर सोचने का, तभी हम लोगों का पानी सही से मतलब आने वाली प्रकृति को हम लोग दे सकते हैं। जैसे हम लोग पेड़ नहीं काटते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा बिजनेस करता है जिसकी वजह से पेड़ काटना मजबूरी है उनकी। लेकिन ठीक है, पेड़ काटेंगे बट उसके बदले लगाएंगे भी। आप जानते हैं कि रोड के किनारे हम लोग लगाते हैं। अभी बिहार में मैंने देखा कई जगह पे रोड के किनारे लगी हुई है, तो किसी न किसी को जिम्मेवारी मिलती है, ठेका मिलता है कि भाई आपको 500 पेड़ अगर मिला हुआ है, इसका पैसा सरकार ने दे दिया, तो 500 पेड़ का आपको ठीक से रख रखाव करना है। अब वो लोग क्या करता है कि लगा तो दिए थे सर, जैसे भेजते अब गया ना चेकिंग में, भाई कोई ना कोई अधिकारी तो जाके चेक करेगा ना हुआ है नहीं हुआ है, चेकिंग करने गए। अब वो लोग क्या कहता है, सर लगाए तो थे, एक गाय आई थी लेके निकल गई, बकरी चढ़ गई सर, अभी तो ताजा ताजा उगा ही था। तो फिर सरकार ने क्या किया कि उसको घेरवाना शुरू किया कि ठीक है तुम 2 रुपया और ज्यादा ले लो, मतलब 2% और ज्यादा ले लो, उसको घेरना शुरू करो, तब तो नहीं गाय खाएगी ना। ये लोग उसको भी निकल गया। बोला कि सर क्या करें, हम तो कवर कर दिए थे बट पानी इतना तेज आया ऊपर से बारिश का कि सर वो बाहर निकल गया। अब सर पेड़ तो नहीं है ना, वो तो बच्चा पौधा है अभी, तो मिट्टी से कितना अंदर जा पाएगा, निकल गया सर। कुछ लोग इसमें भी आगे निकल गए, वो लोग जानबूझ के इतना नजदीक लगाता है जबकि उसका पैरामीटर कि आपको कितना दूर लगाना है। उनको पता है कि हर 2 साल बाद रोड बनने ही है, लगाता नहीं है, खाली बाउंड्री दे दिया इतना हाइट तक हो गया। चेक करेगा इससे करके थोड़ी, बाउंड्री लगा इतना ही काफी है। तो मतलब अलग अलग तरीके की क्रिएटिविटी है हम लोगों के अंदर कि भाई चीजों को कैसे इस्तेमाल करनी है ना। पटना में बेसिकली ये ऐसे चलते रहता है। आप देखिएगा रोड के किनारे बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे सप्लाई वाला पानी जाते रहता है, तो आप बहुत जगह देखिएगा जो पानी टूटा हुआ है, मतलब कवर टूटी हुई है, और उसको कोई नहीं मरम्मत कर, मतलब देख भी नहीं रहा, मरम्मत भी नहीं कर रहा है, और पानी वैसे ही अपना जब तक चल रही है सरकार के द्वारा तब तक आएगा, बंद होगा तभी बंद होगा। जबकि अगल बगल वाले लोगों को रहता है पूरा का पूरा नगर अथॉरिटी का, आप भाई पैसा ले रहे हैं, पैसा दे रहे हैं ना उसके लिए, तो उसको सोचना पड़ेगा। खैर, ओजोन परत में हम लोग का अभी कोई योगदान नहीं है। जब आप कल ऐसी लीजिएगा, फ्री लीजिएगा, तब आपका योगदान उसमें आएगा, है? ठीक है, चापाकल फिर भी काम करना है तो पानी कम निकालते हैं। मैंने तो देखा है लोग कुआं में कूद कूद के नहाता है? आप लोगों ने नहीं देखा कुआं में कूद के नहाता है? ऐसा नहीं देखे? हम लोगों को लिखा है कि समताप मंडल का जो ऊपरी सीमा है, बेसिकली मैंने कहा कि जितने भी मंडल है उसमें यही क्वेश्चन है कि कौन से मंडल का कौन सा काम है और उसमें टेम्परेचर के ऊपर क्या चेंजिंग है। जैसे आयन मंडल है, तो आयन मंडल में 3 परतें हैं जो कि पृथ्वी से रेडियो तरंगे, पूछता है कि जो रेडियो तरंगे हैं वो कौन से मंडल से रिफ्लेक्ट होती है, तो कहां से रिफ्लेक्ट होगा? आयन मंडल से। मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ होगी? क्षोभ मंडल में ना। उसके बाद हम लोगों का ओजोन परत किसमें है? मध्य मंडल में, सही है, उसको हम लोग समताप मंडल के नाम से भी जानते हैं। वायुमंडल में क्या है कि वायुमंडल आयन मंडल के ऊपर है, और ये वायुमंडल का ये सबसे बाहरी इलाका, इसलिए इसको वायुमंडल बोलते हैं। यहाँ पे वायु काफी दूर दूर है, इसका डेंसिटी काफी कम है। एगो वायु का कण यहाँ पे है। आप जानते हैं कि गैस क्या है, ठोस क्या है, द्रव क्या है? तो जब
जो पार्टिकल हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं, वो काफी क्लोज में आ जाते हैं और काफी क्लोज हो जाए तो हम लोग का ठोस का निर्माण होता है। वो थोड़ा सा डिस्टेंस में हो जाए तो हम लोगों का लिक्विड बनता है, और दूर दूर हो जाए तो हम लोगों का गैस बनता है। अब इसमें क्या है कि एगो गैस का कण यहाँ पे है, एगो गैस का कण यहाँ पे है। इसका टेम्परेचर 5000 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका भी टेम्परेचर 5000 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन बीच में से अगर कोई आदमी जाएगा तो उसको ठंडा फील होगा, जबकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। तो टेम्परेचर तो वो सब पिंड लेके बैठा हुआ है ना, उसको टच करेंगे तो हो सकता है कि हमारा हाथ पिघल जाए, चलेगा कैसे? 5000 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, उसको टच करेंगे तब। लेकिन हम बीच में से निकल जाए तो हम लोगों को रजाई भी काम नहीं करेगा, उसके लिए अलग से चाहिए वेरिएशन। लिखा हुआ है कि यहाँ वायु काफी विरल, विरल का मतलब काफी इधर उधर होती है, पृथ्वी का सबसे दूर है। यहाँ का तापमान कितना डिग्री है? लगभग 5000 डिग्री सेंटीग्रेड के बावजूद यहाँ पे उष्णता यानी गर्मी का अनुभव नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे वायु काफी दूर है। और आप जानते हैं कि हम लोगों का हीट ट्रांसफर के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए। अब यहां से जानते हैं आप कि हम लोगों का जो भूकंप आता है, तो भूकंप में क्या क्या चीजें, या हम लोगों की जो अर्थक्वेक है उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन है, कि सबसे पहले जहां पे होगा, जहां पे चट्टान लड़ेंगी आपस में, उसको कौन सा पॉइंट करेंगे? पृथ्वी के ऊपर जो सबसे नजदीक में आएगा उसको क्या बोलेंगे? सबसे ज्यादा क्षति कहां से होगा? ये सब सारे छोटे छोटे पॉइंट्स यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा, इससे तो कोई मतलब नहीं हम लोगों को। भूकंप आने से पहले वायुमंडल में कौन सी गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है? कौन सी गैस का वृद्धि हो जाती है? रेडॉन का। क्या भूकंप पहले आएगा इसका जानकारी हम लोगों को मिल सकता है? नहीं, भूकंप आएगा इसकी जानकारी हम लोगों को पहले नहीं मिलेगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे जानवर हैं, पक्षियां हैं, जिनको थोड़ा देर पहले ये अनुभव हो जाता है। ऐसी किताबों में लिखा गया है कि बहुत सारे भूकंप से पहले जो जानवर हैं वो घर से निकल के बाहर निकल चले आते हैं खुले इलाके में। तो शायद उन लोगों का अपना जो तरीका है हम लोगों से डेवलप्ड है, या उनकी जो पहचान करने की शक्ति है हम लोगों से कई गुना बेहतर है। जैसे हम लोगों का भूकंप आएगा, हम लोगों को फील तब होगा जब मकान गिर जाएगा। कई लोग तो गिरने के बाद, भूकंप आ गया उसके बाद भी अच्छा लगता है, कुछ तो हुआ था लेकिन पता नहीं चला क्या हुआ। पंखा टूट के गिरेगा तभी फील होगा कि हाँ कुछ हुआ था। आप लोगों को फील हुआ है? अभी एक हाल में 10 साल पहले भूकंप का एक क्रेज आया था, मतलब लगातार 2 दिन में, एक दिन में भूकंप नजर आ रहा था, जिसमें लोग रात में सोना छोड़ दिया था। हम लोगों का यहाँ गांधी मैदान बुक हो गया था, क्योंकि घर में नहीं सोना है। कब? रात में, दिन में एक बार भूकंप आए तब ना। अब भूकंप भी कैसे, मतलब उस समय 2-2 मिनट, 1.5 मिनट का भूकंप, तो 1.5 मिनट 2 मिनट तो ज्यादा टाइम हो गया ना। तो जितना भी पार्क था गांधी मैदान का, मतलब पटना के अंदर, सारे पार्क फुल हो गए थे, क्योंकि घर में कोई है ही नहीं। बाद में पता चला कि जो है कई लोगों का घर लूट के लेके चला गया। वो लोग जान बचाने के लिए गांधी मैदान में गए, घर अपना खाली है, लोग अपना आया, बाद में पता चला भूकंप की वजह से हुआ। तो भूकंप आने से पहले वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज्यादा फैलेगी? रेडॉन। जिस स्थान पे भूकंप की उत्पत्ति होती है, जनरेट होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मूल या फोकस बोलते हैं। और पृथ्वी के सतह पे जो सबसे पहले फील होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एपी सेंटर। तो उस बेस पे अगर मान लीजिए हम लोगों के पास अगर मान लीजिए हम लोगों का ये पृथ्वी है, और इस पॉइंट के ऊपर अपना, जैसे ये प्लेट और ये प्लेट आपस में लड़े, टकराए, खिसके, किसी भी वजह से हुआ, तो इसको क्या नाम दिया गया है? फोकस, जहां पे जन्म हुआ इसका। और उसके बाद आप जानते हैं कि ये तो तरंग है एक तरह का, तो तरंग कई बार ऐसे ऐसे चल के खत्म भी हो जाते हैं, कुछ कुछ तरंगे खत्म भी हो जाती है, कुछ तरंगे पृथ्वी पे आ भी जाती है। तो जब ये तरंगे खत्म हो जाएंगी तो वो कई बार समुद्र में तूफान का, सुनामी का कारण भी लोग बनता है। दूसरी बात कि जहां पे पृथ्वी के सबसे नजदीक का जो केंद्र होगा, मतलब पृथ्वी से अगर यहां से देखें तो सबसे नजदीक का तो यही जगह होगा ना, तो इसको किस नाम से पुकारते हैं?
एपी सेंटर का, और समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थान मिलाने वाली रेखाओं को समभूकंप रेखा बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ से गया तो सेम तरह का प्रभाव करेगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा मुश्किल होता है जब ये समुद्र में आए, क्योंकि पृथ्वी पे आया तो घर को निकाल के हम लोग बाहर निकल गए थोड़ी देर के लिए, क्षति तो होती ही है। लेकिन जब पानी में आएगा तो पानी के किनारे रहने वाले जितने भी बहुत सारे लोगों का घर होगा वो सब ऐसे कोलैप्स हो जाएगा, और वहां पे इतनी जल्दी आएगा जिसको हम लोग फील नहीं कर पाएंगे। सबसे ज्यादा क्षति उन लोगों को है जो काफी नजदीक में रहते हैं पानी के। इसलिए आप देखिएगा तो जो समुद्र तटीय इलाके लोग हैं वो पक्के के मकानों में नहीं रहते हैं, उन लोगों का झोपड़ी बना रहता है, क्योंकि कब मिट्टी का पानी या अपना घर बराबर हो जाए ये कोई नहीं जानता। हो सकता है कि हम लोग सुबह में सोए हुए थे, रात में हम लोग तैरते हुए नजर आ रहे हैं, मतलब पानी का लेवल भी कई बार बढ़ जाता है, उसकी वजह से भी होता है। सबसे ज्यादा सुनामी एक आया था जापान में सुनामी आया जिसमें काफी ज्यादा लोग, मतलब लाखों 10 लाख के आसपास लोग प्रभावित हुआ था। हम लोगों को देखने में लगता है कि अच्छा 10 लाख हुआ था, सोचिए 10 लाख हैवी अमाउंट, मतलब वो तो सरकारी रिकॉर्ड है ना, उससे ज्यादा कई लोग, जैसे कोई ट्रेन की हादसा होती है, सरकार बोलती है 200 आदमी मतलब घायल हुए, एक वो बोगी में 200 आदमी रहता है। ट्रेन में आप चलिएगा, आप ऐसा फील करते होंगे कि जनरल में तो जगह नहीं रहती है बैठने की, तो 90 को सीट तो ऐसे ही दिया हुआ है जिसपे जगह नहीं बैठने का, लोग खड़े खड़े ऐसे ऐसे करके खड़े हैं। लोग रिजर्वेशन में भी खड़ा रहता है ना, उसमें भी हम लोगों का लगभग 70-72 को सीट होता है, तो 70-72 का तो सीट है, कोई खाली नहीं है, उसके बाद आदमी एक पे 4-4 बैठे हुए हैं, ऐसा होता है ना। उसके बाद सरकार बोलती है कि 200 आदमी घायल हुए हैं, 200 तो एक बोगी में था जो घायल हुआ होगा। घायल का मतलब उससे ज्यादा कई बोगियां क्षतिग्रस्त होती हैं। बस में सिंपल सा हम लोग बैठे होते हैं, अचानक ब्रेक लगे तो कई लोगों का इस बराबर हो जाता है आगे वाला सीट की वजह से, नहीं, और उसमें तो कई बोगी पीछे तक। ट्रेन में तो बड़ी फ्री होकर आदमी बैठा रहता है, ट्रेन में तो ऐसे आदमी लेके चाय पी रहा होता है कि कुछ तो होना है नहीं, कि इतना फ्री होके बैठता है। बाद में पता चला कि चाय तो कहीं और निकल गया है। हाँ मतलब तो इसमें ये लिखा हुआ है सुनामी, जापान में ऐसे सुनामी जापान शब्द है। तट पे आती समुद्र लहरें हैं, और सबसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर, हालांकि ये पूछेगा नहीं, पुरानी घटना हो गई है, सुनामी को महान विनाशकारी साबित हुई है। और सबसे ज्यादा सुनामी लहरें कहाँ मिलती हैं? प्रशांत महासागर। इसमें हम लोगों का टेम्परेचर है, इस पे क्वेश्चन नहीं है हम लोगों का, लेकिन ये जो नीचे सेक्शन लिखा गया है ना, इसको हम लोगों को याद रखना है। नीचे यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव तरह की बातें लिखी गई हैं। लू जानते हैं आप लोग क्या होता है? गर्म हवाएं। लू हम लोगों का अपना भारत का है, बहुत जगहों पे अलग अलग नामों से अलग अलग चीजों को जानते हैं, हवा को भी। तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इसमें हम लोगों को ये याद रखना है, यहाँ से लिखा होगा ये विश्व के कुछ महासागर हैं, इसके ऊपर थोड़ी सी है, इसको याद रखना है। एक बार कल इसको हम लोग पढ़ के आएंगे और उसके बाद ये कल खत्म हो जाएगा। इसमें लिखा है कि क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन एक बार ऐसे नॉर्मली पूछा हुआ है कि समुद्र के पानी में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? तो हम लोगों का उसमें 1000 लीटर पानी में कितना परसेंट रहता है लवण? 35%। ठीक है, कभी समुद्र के पानी में नहाए हैं? समुद्र के पानी में नहाए? अगर मान लीजिए कोई मौका नहीं मिला तो वही बात है, एक बाल्टी पानी उठाना है, मतलब 20 लीटर का पानी, 35% नमक डाल लेनी है, उसके बाद देख लेना जो फील होगा समझिए कि समुद्र में नहा रहे हैं। मतलब वही है, क्लोरीन ही है। तो नहीं, ऐसा नहीं, उसमें क्लोरीन भी है, सोडियम भी है, सोडियम और ये दोनों ही रहता है। आगे लिखा ही होगा कहीं ना कहीं, या ऊपर ही लिखा होगा। हम लोगों को थोड़ा सा ये याद रखना है
कि जो महाद्वीप हैं उनका क्षेत्रफल के हिसाब से क्या सिचुएशन है, कौन बड़े हैं कौन छोटे हैं। झील के ऊपर हम लोग पहले भी थोड़ा सा पढ़े हुए हैं शायद। कुछ नहरें हैं, सुएज नहर कहाँ मिलेगा, गोडा नहर, सू नहर, पनामा है, कील है, पनामा सिगरेट भी है, किस लिए सुने होंगे। पनामा मतलब ठीक है। फिर बहुत सारी नदियां ऐसे नॉर्मल दी गई हैं, इसको हम लोग रखेंगे, इसको याद रखेंगे। तो ठीक है, इसको कल एक बार पढ़ के आइएगा, कल ये टॉपिक खत्म होगा, फिर भारत का भूगोल हम लोग शुरू करेंगे। और